मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल सक्सेस फर्स्ट के अंदर। आज हम कक्षा 8वीं का एक और नया चैप्टर लेंगे जिसका नाम है कार्य व ऊर्जा। ये आपकी बुक का 10वां चैप्टर है। इससे पहले हम 9 चैप्टर आपके अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि यहाँ से मिलने वाली वीडियो का आप बेनिफिट उठा सकें। आज हम बच्चों लेंगे 10वां अध्याय। काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ है और इस एक वीडियो के अंदर मैं इस यूनिट को कंप्लीट रूप से आपको समझा दूंगा। चलिएगा हम शुरू करते हैं कार्य व ऊर्जा। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे कार्य को, वर्क, कि कार्य क्या होता है। कुछ प्रश्न मैं आपसे करूंगा और उस प्रश्न को करने के बाद मैं कार्य पे आऊंगा। कार्य को समझने से पहले मेरे कुछ प्रश्न आपसे रहेंगे। वो प्रश्न इस प्रकार से हैं। यहां पर बच्चों ये दीवार हैं और यहां पर मैंने एक बनाया है पौधा। बच्चों आप यहां पर बल लगाते हो, आप यहां पर इसको धक्का देते हो। धक्का लगाना यानी कि बल लगाना, फोर्स लगाना। आप दीवार पर फोर्स लगा रहे हो, आप इस पेड़ पर फोर्स लगाते हो। जब आप उस दीवार या पेड़ पर फोर्स लगाते हो तो क्या यह अपने स्थान से विस्थापित होता है? तो आपका उत्तर यह होगा कि यह दीवार या ये जो पेड़ हैं ये अपने स्थान से विस्थापित नहीं होता है। यानी कि हम केवल मात्र यहां पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स लगाने पर भी विस्थापन जो है वो नहीं हो रहा है, विस्थापन नहीं होता है। दूसरी बात समझिएगा, यहां पर बच्चों कोई फुटबॉल है, यहां पर कोई फुटबॉल है और इस फुटबॉल को किक मारा या इसको धक्का मारा, या हम यूं कहेंगे कि इस फुटबॉल पर हमने क्या लगाया बच्चों, फोर्स लगाया। और फोर्स लगाने पर ये फुटबॉल जो है वो गति करेगा। जो पहले यहां था अब फुटबॉल यहां आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि फुटबॉल में बच्चों क्या हुआ, विस्थापन हुआ। फुटबॉल की स्थिति 1 नंबर पे यहां थी, अब बच्चों फुटबॉल की स्थिति यहां आ चुकी है। यानी कि कुछ मीटर इसने क्या किया, विस्थापन किया। लेकिन इस कंडीशन के अंदर दीवार वाली स्थिति के अंदर और पेड़ वाली स्थिति के अंदर विस्थापन नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पर हम बच्चों क्या कहेंगे, विस्थापन होता है। वापस से मेरा आपसे प्रश्न रहेगा कि हमने जब इस पर बल लगाया तो विस्थापन नहीं हुआ, हमने जब इस फुटबॉल पर बल लगाया तो विस्थापन हुआ। अब प्रश्न सुनिएगा, अब क्वेश्चन सुनिएगा कि ये फर्स्ट केस है बच्चों, ये सेकंड केस है। कार्य कौन से केस के अंदर हुआ, कार्य कौन से केस में हुआ, कार्य कौन से केस में हुआ, फर्स्ट केस या सेकंड केस, ये आप बच्चों उत्तर दीजिए मेरे को। तो आप क्या कहोगे कि सर यहां पर तो हमने केवल बल लगाया, बल लगाने पर विस्थापन तो हुआ ही नहीं। जब विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य कैसा? लेकिन जब यहां पर हमने इस पर धक्का लगाया या फोर्स लगाया तो फुटबॉल यहां से हटकर यहां आ गया, मतलब विस्थापन हुआ, मतलब हम कहेंगे कि कार्य हुआ। तो कौन से केस के अंदर बच्चों कार्य हो गया, तो सेकंड केस के अंदर, दूसरे केस के अंदर जो है बच्चों वो क्या हुआ, कार्य हुआ। अब हम कार्य की परिभाषा पे आते हैं। आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा, यानी कि बल लगाने पर अगर किसी वस्तु में विस्थापन होता है तो हम कहते हैं कि कार्य होता है। तो कार्य की परिभाषा क्या होगी, देखिए, किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन होता है, विस्थापन होता है तो कार्य कहते हैं या कार्य कहलाता है। कब? जब हम बल लगाते हैं क्या होता है बच्चों, विस्थापन होता है। हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं।
अब बच्चों हम कार्य से संबंधित दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हमारे पास बच्चों यहाँ पर ये एक बैग है। इस बैग के अंदर हमने 5 किलो का वजन भरा और मैंने आपको कहा कि इसे 2 मीटर ऊंचाई तक आप उठाइए, तो आप इसे 2 मीटर ऊंचाई तक इसको उठा देते हैं इस बैग को। दूसरे केस के अंदर हमने बच्चों इसी बैग के अंदर 10 किलो का वजन भरा और आपको कहा कि इसे भी आप 2 मीटर ऊंचाई तक उठाइए। तो आप दोनों केस के अंदर इस बैग को और इस बैग को आप उठा देते हो, लेकिन इस बैग को उठाना आसान था लेकिन इस बैग को उठाना थोड़ा मुश्किल था। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों केस के अंदर बच्चों विस्थापन समान है। दोनों केस के अंदर बच्चों विस्थापन क्या है? समान है। इसमें भी विस्थापन 2 मीटर था, इसमें भी विस्थापन कितने मीटर था? 2 मीटर था। दोनों केस के अंदर हमें वस्तु को या बैग को 2 मीटर उठाना था, लेकिन बच्चों यहां पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो बल लगा रहे हैं, इस स्थिति के अंदर अलग होगा और इस स्थिति के अंदर बल अलग होगा। अगर यहां पे बल बच्चों हमें 10 न्यूटन लगाना पड़ रहा है तो इस केस के अंदर हमें बल थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, 20 न्यूटन तक लगाना पड़ेगा। यानी कि जब बल बढ़ जाता है, विस्थापन बच्चों वही रहे, विस्थापन वही रहे, मैं यहां पे बात समझा रहा हूं आपको, विस्थापन वही रहे, लेकिन अगर मैं बल को बढ़ा देता हूं तो बच्चों कार्य भी बढ़ जाता है। विस्थापन वही रहे लेकिन बल मैंने बढ़ा दिया तो कार्य भी बच्चों बढ़ जाता है, कार्य भी बढ़ जाता है। तो ये सामान्य सा कॉन्सेप्ट था जो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इस आधार पे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो कार्य होता है वो किस किस पर निर्भर करता है। तो कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर, कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है, और दूसरा कार्य जो है वो बल के परिमाण पर निर्भर करता है, बल के परिमाण पर निर्भर करता है। बच्चों यहां पर इस परिमाण का मतलब ये हुआ कि बल 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, 30 न्यूटन है या कितना है, उसका परिमाण कितना है, तो ये मान हो जाएगा बल का। तो कार्य किस किस पर निर्भर करेगा? पहला कार्य निर्भर करेगा विस्थापन पर, दूसरा निर्भर करेगा बल के परिमाण पर। तो ये तो था कार्य से संबंधित कॉन्सेप्ट जिसमें हमने समझा कार्य को और कार्य किस किस पर निर्भर करता है। इसके बाद हम कार्य का सूत्र देख लेते हैं। कार्य का सूत्र, कार्य बराबर बच्चों होता है बल गुणा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैंने बल इधर लगाया तो ऐसा तो नहीं है कि वस्तु मेरे सामने गति करेगी, जिस तरफ मैं बल लगाऊंगा विस्थापन भी उसी दिशा के अंदर होगा, ये फिक्स है। यहां पर मैं इसको और अगर लिखूं तो कार्य को हम W कहते हैं, बल को हम F लिखते हैं और विस्थापन को हम S लिखते हैं। यानी कि कार्य का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है W बराबर F मल्टीप्लाई S। इसके बाद आपको इस कार्य का मात्रक भी पूछा जा सकता है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बच्चों कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक होता है, इस बल F का मात्रक क्या होगा बच्चों? न्यूटन होगा। इस S का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। यानी कि न्यूटन गुणा मीटर, और न्यूटन गुणा मीटर किसके बराबर होता है? तो न्यूटन गुणा मीटर जूल के बराबर होता है। यानी कि ये जो जूल है ये किसका मात्रक हो जाएगा? इस कार्य का मात्रक हो जाएगा। न्यूटन किसका मात्रक? इस बल का मात्रक। मीटर किसका मात्रक? इस विस्थापन का मात्रक। और जूल किसका मात्रक? तो इस कार्य का मात्रक। ये बच्चों जो जूल हैं वो इस कार्य का मात्रक हो जाता है। तो ये ऑल ओवर हमारा कार्य रहता है। इसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे ऊर्जा को। ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम समझेंगे ऊर्जा या एनर्जी को कि ऊर्जा या एनर्जी
क्या होती हैं। देखिए विद्यार्थियों, हर व्यक्ति के अंदर कार्य करने की क्षमता होती है। हर व्यक्ति के अंदर बच्चों क्या होती है? कार्य करने की क्षमता होती है। आप में भी है, मेरे में भी है, दूसरे सभी व्यक्तियों में क्या है? कार्य करने की क्षमता होती है। अगर हम बात करें पशु पक्षियों की, तो पशु पक्षियों के अंदर भी बच्चों कार्य करने की क्षमता होती है। कार्य करने की क्षमता होती है। अगर हम आगे बात करें निर्जीव वस्तुओं में, तो बच्चों निर्जीव वस्तुओं के अंदर भी कार्य करने की क्षमता होती है। अब आप कहोगे कि सर माना कि हमें तो कार्य करने की क्षमता है, लेकिन पशु पक्षी और निर्जीव ये किस प्रकार से कार्य करते हैं वो जरा समझा दीजिए। तो बिल्कुल यहां पे मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। हमारे शरीर के अंदर या हर व्यक्ति के अंदर कार्य करने की क्षमता होती है। कैसे होती है? देखिए, जैसे कि मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, मतलब मैं कुछ ऊर्जा खर्च कर रहा हूं, तो बोझा ढोना, हल चलाना, परंपरागत सिंचाई तकनीक के अंदर शहद को इकट्ठा करना और घोंसला बनाना, इन सभी कार्यों के अंदर पशु पक्षियों की जो ऊर्जा होती है वो खर्च होती है। और इन सभी कार्यों के अंदर पशु पक्षियों की ऊर्जा खर्च होती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पशु पक्षियों में भी क्या होती है? कार्य करने की क्षमता होती है। अब आप कहोगे कि निर्जीव वस्तुओं में कैसे? मैंने कहा जल, बात करें हम जल की, तो जल निर्जीव होता है, इसमें जीव नहीं है। अब जल, इधर देखिए, ये बांध है और इस बांध के अंदर यहां पे बहुत सारा पानी है, और इस बांध का फाटक जब खोला जाता है तो पानी बांध से बाहर आ जाता है। अब जो ये पानी था, ये पानी स्थिर था, स्थिर होने के बाद पानी यहां पे गतिशील अवस्था में आ गया। गतिशील अवस्था में आने के बाद यहां पे बच्चों टरबाइन था। टरबाइन पे जो ही पानी गिरेगा टरबाइन घूमेगा, और जो ही टरबाइन घूमेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त होगी। यानी कि इसके अंदर कार्य करने की क्षमता आ गई। इसने जो जल था, जो जल की गति थी, उस गति को किसका रूप दे दिया? एनर्जी का, विद्युत ऊर्जा का रूप दे दिया। तो निर्जीव भी कार्य करने की क्षमता रखते हैं, और जो भी कार्य करने की क्षमता रखता है मतलब वो ऊर्जा प्रोवाइड कराता है। तो नॉर्मली बच्चों जो ऊर्जा की परिभाषा होती है वो यही होती है कि जो कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता, और कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कह देते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कह देते हैं? ऊर्जा कह देते हैं। नॉर्मली बच्चों ऊर्जा कई प्रकार की होती है। सबसे बेहतरीन उदाहरण रहता है यांत्रिक ऊर्जा का। यांत्रिक ऊर्जा के अंदर बच्चों दो प्रकार की ऊर्जाएं सम्मिलित होती हैं। एक होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पे मैंने लिख दिया ये गतिज ऊर्जा, और दूसरा यहां पे बच्चों लिख दिया मैंने स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये दोनों प्रकार हैं किसके? यांत्रिक ऊर्जा के। अकेला हम गतिज ऊर्जा को यांत्रिक नहीं कह सकते, अकेली स्थितिज ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा नहीं कह सकते। जब ये दोनों मिल जाती हैं गतिज और स्थितिज, तो हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा है। यानी कि इसको हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी, इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब आपका प्रश्न ये होता होगा कि सर ये गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसको भी परिभाषित कर दीजिए। तो गतिज ऊर्जा का मतलब है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा, उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा। जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कोई ऊर्जा होती है तो हम कहते हैं वो गतिज ऊर्जा है। और जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है
तो उसमें एक ऊर्जा संचित हो जाती है, तो उसमें एक ऊर्जा संचित होती है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिज ऊर्जा कह देते हैं। उदाहरण के लिए समझना, जैसे कि मैंने यहां पे पहले बच्चों क्या बना दिया था, बांध बना दिया था। अब इस बांध को जब खोला जाएगा तो अब इस पानी के अंदर बच्चों क्या होगी, गति होगी। यानी कि अब इस बांध से जो ही हमने पानी खोला तो इस पानी के अंदर गतिज ऊर्जा आ गई, और जब ये गति करता हुआ पानी टरबाइन पर गिरेगा, और टरबाइन से हम जानते हैं कि क्या लिंक होता है, विद्युत जनित्र लिंक होता है। और विद्युत जनित्र से कौन सी ऊर्जा निकलती है, विद्युत ऊर्जा निकलती है। यानी कि ये जो गतिज ऊर्जा थी किसके कारण थी, पानी की गति के कारण थी। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा। तो पानी में उसकी गति के कारण कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, जो बाद में किस में ट्रांसफर हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में हो जाती है। इसी प्रकार से आप समझना स्थितिज ऊर्जा को, जैसे कि एक खिलौना है, एक खिलौना गाड़ी है, या एक चाबी वाली घड़ी है, चाबी वाली घड़ी है। बच्चों नॉर्मली क्या करते हैं, जो खिलौना गाड़ी होती है चाबी वाली, उसमें हम चाबी भरते हैं। जो ही चाबी भरते हैं तो उसमें इस प्रकार का एक स्प्रिंग होता है, तो वो स्प्रिंग इस प्रकार से बच्चों यूं जो है वो संपीड़ित हो जाता है, और संपीड़ित होने पर इसमें बच्चों क्या आ जाती है, कार्य करने की क्षमता आ जाती है, कार्य करने की क्षमता आ जाती है, और धीरे धीरे ये वापस पूर्व अवस्था में आता है और कार्य करता है। उसी प्रकार से चाबी वाली घड़ी में भी स्प्रिंग संपीड़ित होता है, उसमें कार्य करने की क्षमता आती है, और वापस से जब पूर्व अवस्था में आता है तो वापस से चाबी भरनी पड़ती है, और वापस से वो कार्य करना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से एक गुलेल या तीर कमान, एक गुलेल या तीर कमान में भी स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार से होती है देखना। इस प्रकार से जब गुलेल होती है तो गुलेल का जब रबर खींचा जाता है, और रबर जो ही खींचते हैं तो उस रबर में बच्चों स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, और जो ही रबर को खींच के हम छोड़ देते हैं तो पत्थर गति करता है। यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा थी वो किस में ट्रांसफर हो गई, गतिज ऊर्जा में हो गई। तो ये गुलेल में होता है। इसी प्रकार से तीर कमान में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार का माना कि तीर कमान है, और जो ही हम इसको इस प्रकार से खींचेंगे तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आएगी, और जो ही हम इसको छोड़ेंगे तो तीर चल पड़ेगा, और तीर के अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, गतिज ऊर्जा, या फिर हम कहेंगे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये बच्चों है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का एक सामान्य सा पार्ट जो आता है यांत्रिक ऊर्जा के अंदर। इसके अतिरिक्त कई प्रकार की ऊर्जाएं होती है बच्चों, जैसे कि रासायनिक ऊर्जा होती हैं, जैसे कि रासायनिक ऊर्जा होती हैं, विद्युत ऊर्जा होती हैं, प्रकाश ऊर्जा होती हैं, इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा होती हैं, इसके अतिरिक्त बच्चों ऊष्मा ऊर्जा होती हैं, पवन ऊर्जा होती हैं, भूतापीय ऊर्जा होती हैं, महासागरीय ऊर्जा होती हैं, वायु ऊर्जा होती हैं। तो बहुत सारी बच्चों ऊर्जाएं होती हैं, और ऊर्जाओं का जो आखिरी पार्ट रहता है या तो वो प्रकाश ऊर्जा देने में काम आता है, या ऊष्मा ऊर्जा देने में काम आता है, या विद्युत ऊर्जा देने में काम में आता है। तो ये कुछ प्रकार की, इसके अतिरिक्त बच्चों एक और ऊर्जा जैसे कि ध्वनि ऊर्जा भी रहती है, ध्वनि ऊर्जा। तो बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। रासायनिक ऊर्जा नॉर्मली बच्चों किसमें होती है, जो सेल आपने देखे होंगे, सेल या जो बैटरी होती हैं, बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है बच्चों, और रासायनिक ऊर्जा के बाद इसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा के बाद इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है विद्युत ऊर्जा के अंदर। उसी प्रकार से अगर हम विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं, यहां पे मैंने लिख दिया विद्युत ऊर्जा। इस विद्युत ऊर्जा से हम बच्चों क्या क्या चला सकते हैं, इससे हम पंखा चला सकते हैं, इससे हम कूलर चला सकते हैं, इससे हम फ्रिज चला सकते हैं,
इससे हम प्रेस चला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, हीटर चला सकते हैं, यानी कि बहुत सारे विद्युत उपकरण हम विद्युत ऊर्जा से चला सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा की अगर बच्चों बात करें तो प्रकाश ऊर्जा नॉर्मली कहाँ से मिलती है? नॉर्मली बच्चों सूर्य से मिलती है, या फिर हमें मिलती है बल्ब से, या हमें कहाँ से मिलती है? बल्ब से मिलती है। इन दोनों से बच्चों क्या उत्पन्न की जाती है? इन दोनों से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और सूर्य के प्रकाश के अंदर कौन सी ऊर्जा? प्रकाश ऊर्जा। और प्रकाश ऊर्जा से बच्चों कौन सी एनर्जी संचित की जाती है? सौर ऊर्जा संचित की जाती है, और वापस से सौर ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रकार से बच्चों परमाणु ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, वायु ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा की परिभाषाएं रहती हैं। आखिर में हम बात करें ऊर्जा के स्रोत, तो ऊर्जा के बच्चों नॉर्मली दो टाइप के स्रोत रहते हैं, एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत और एक रहता है बच्चों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अब बच्चों थोड़ा सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर अंतर समझ लीजिए। परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो पुराने समय से ही हम काम में ले रहे हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब है नवीन है, नए ऊर्जा के स्रोत हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करते हैं तो इनके भंडार अब कम है, इसके भंडार सीमित हैं, भंडार लगातार बच्चों क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बच्चों कभी खत्म नहीं होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। अब आपसे एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत का निर्माण कैसे हुआ? तो ध्यान से देखिएगा, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के गर्भ में हलचल हुई, और पृथ्वी के गर्भ में हलचल होने के कारण पेड़ पौधे, जीव जंतु, खनिज इत्यादि भूमि के अंदर बच्चों दब गए। पृथ्वी के गर्भ में जो ही हलचल हुई तो पेड़ पौधे, जीव जंतु और खनिज कहाँ दब गए? भूमि में या पृथ्वी में दब गए, और लगातार दबे, और दबने के बाद हम जानते हैं कि पृथ्वी की गर्भ में तापमान और दाब दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं, और ताप और दाब ज़्यादा होने के कारण जो पेड़ पौधे, जीव जंतु और खनिज थे वो पेट्रोल और कोयले में परिवर्तित हो गए, पेट्रोल और कोयले में परिवर्तित हो गए। तो बच्चों ये पेट्रोल और कोयले परंपरागत ऊर्जा स्रोत रहते हैं। नॉर्मली अगर हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, जीवाश्म ईंधन और दूसरा होता है काष्ठ ईंधन। जीवाश्म ईंधन हम बच्चों पेट्रोल और कोयले इत्यादि को कहते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधे, जीव जंतु और खनिज के भूमि में दब जाने के बाद हजारों लाखों वर्ष की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बने। काष्ठ ईंधन का मतलब है हम जो लकड़ी को जलाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो काष्ठ ईंधन से हैं। जीवाश्म ईंधन को हम कई भाग दे सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, केरोसिन हो गया। पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, केरोसिन ये बच्चों जीवाश्म ईंधन रहते हैं, और काष्ठ ईंधन के रूप में आप लकड़ी को पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसको हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इसलिए क्योंकि इसे बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, इसका बार बार उपयोग किया जा सकता है, और ये कभी खत्म नहीं होने वाले। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करते हैं तो ये कई प्रकार के होते हैं बच्चों, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। इसके अतिरिक्त आप याद रख सकते हो जैव ऊर्जा, और जैव ऊर्जा के रूप में होता है गोबर गैस,
तो ये बच्चों जो मैंने ऊर्जाएं लिखी हैं ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत रहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने मोटे मोटे तौर से आपको कार्यबल ऊर्जा समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको यहाँ से वीडियो समझ में आ चुका है, पसंद आ चुका है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।